हेलो एवरीवन। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़े थे जो जेनेटिक्स में यूज़ होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडलिज्म। उससे पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री या ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ। मेंडल ने अपना जो काम है वो गार्डन पी पे किया था। गार्डन पी जिसे हम जिसका बोटानिकल नेम पाइजम सटाइवम है। अब इन्होंने ये जो गार्डन पी को सिलेक्ट किया था, इस सिलेक्शन की वजह से उनका जो रिजल्ट्स थे वो बहुत यू कैन से दे वर वेरी करेक्ट। इसका उनको एडवांटेज मिला इस प्लांट को सिलेक्ट करने का। तो क्या एडवांटेज था? पहला तो ये कि जो गार्डन पी है वो एक एनुअल प्लांट है, मतलब आप हर साल उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर उन्होंने इस साल कल्टीवेट किया तो उनको रिजल्ट इस साल मिल गया, तो उनका एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट और उसका रिजल्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ईयर उन्होंने अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट लगाया, फिर उसका रिजल्ट मिला। तो ऐसे उनको नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स मिलते गए, जिससे उनको राइट कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प मिली। दूसरा, गार्डन पी को कल्टीवेट करना इजी है। उसको आप उसको इतना ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप पॉलिनेशन के टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तीसरा कि जो आपको पता है कि गार्डन पी में नंबर ऑफ जो सीड्स होते हैं, जो उसके दाने होते हैं, वो बहुत सारे बनते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है उसका जो साइज़ है, जो सैम्पल साइज़ है या फिर जो आपका रिज़ल्ट का साइज़ है, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो उससे आप एक बेटर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। चौथा, इसको वैसे तो आपको पता है कि गार्डन पी एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है। सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट मतलब उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में होते हैं। लेकिन समहाउ अगर आप उसको उसके मेल पार्ट को उससे अलग कर दें, जिस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन बोलते हैं, तो कैसे आप अलग करेंगे? आप उसके एंथर्स को अलग कर दीजिए किसी प्लांट से और स्टिग्मा को रहने दीजिए। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो आपको दूसरे प्लांट जिससे आपको उसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, जो आपका डिज़ायर्ड प्लांट है जिससे आपको क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, उसके एंथर्स ले लीजिए और उसके पॉलन्स को आप पहले वाले प्लांट के स्टिग्मा में डस्ट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपने अपने जो आप डिज़ायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन चाहते थे, आप वो कर पाए। इसीलिए उसको क्रॉस पॉलिनेट करना इजी था। पांचवी चीज़ मैं आपको थोड़े वर्ड्स पर ध्यान देना है। जो मेंडल ने सिलेक्शन किया था पेरेंट्स का, वो कैसे थे? जो भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट्स उन्होंने सेलेक्ट करे गार्डन पी के, उसमें क्या थे वो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ मतलब वो प्योर लाइन थे। मतलब अगर एक पेरेंट उन्होंने लिया और उन्होंने उसका एक करेक्टर लिया तो उसके दोनों एलील्स क्या थे? सेम थे। डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। सपोज अगर सीड शेप का करेक्टर लिया है तो एक प्लांट, सपोज उन्होंने फादर ऐसा ले लिया और मदर ऐसी ले ली, तो ये दोनों क्या हैं? ये क्या हैं? ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ हैं, करेक्ट, विद ऑब्जर्वेबल ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ट्रू ब्रीडिंग तो है। अगर वो दोनों प्लांट ऐसे ले लेते आर और दूसरा, अगर उनको गार्डन पी में दूसरा करेक्टर नहीं मिलता, सपोज जो सीड का शेप है वो राउंड है, दूसरा अगर उनको राउंड ही पी प्लांट में सिर्फ राउंड सीड्स होते, रिंकल्ड नहीं होते, तो दूसरा पेरेंट को उनको ऐसे ही सिलेक्ट करना पड़ता। तो इससे उनके रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि ये क्या हो जाते, क्लोन हो जाते हैं। इनका जो F1 जनरेशन होती वो भी क्लोन ही होती। तो पी प्लांट में ऐसा नहीं था। उसमें एक तो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ थी विद ऑब्जर्वेबल ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, यानी अगर सीड शेप की बात करें तो अगर एक सीड राउंड है तो दूसरा कैसा है? रिंकल्ड है। ऐसे उन्होंने ट्रेट्स वो सिलेक्ट कर सकते थे। अब बात करते हैं मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जो था वो 3 स्टेजेस में किया था। पहला था कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पहले उन्होंने पेरेंट्स सेलेक्ट किया, और पेरेंट्स मैंने बता दिया कैसे सिलेक्ट करे उन्होंने, जो ट्रू ब्रीडिंग थे और
जो दो पेरेंट्स सेलेक्ट करे वो आपस में एटलीस्ट एक करेक्टर में वो डिफ़र करते थे, यानी उन कोई पर्टिकुलर करेक्टर की उन्हें दो ऑल्टरनेटिव जीन्स लिए थे या दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ली थी। दूसरे स्टेज में, जब दूसरा स्टेज था मेंडल के एक्सपेरिमेंट का, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑब्टेनिंग F1 जनरेशन, उन्होंने दो प्लांट्स जो फादर और मदर सेलेक्ट किए थे, यानी जो दो पेरेंट्स सेलेक्ट किए थे, उनका हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स एक करेक्टर, एटलीस्ट एक करेक्टर में वो डिफ़र करते हैं, और उससे उन्होंने F1 जनरेशन उनको मिली। और तीसरा जो स्टेप था उसमें उन्होंने क्या किया कि जो F1 जनरेशन मिली उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, यानी उसको फिर से उसकी इनब्रीडिंग कराई, उसी से उसका क्रॉस करवाया, जिससे उनको आगे की सब्सिक्वेंट जनरेशन मिली F2 F3 ऐसे। अब मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि मेंडल ने कौन से 7 कैरेक्टर उन्होंने लिए थे। मैं एक यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में इसको आपको समझाती हूँ। देखिए, यहाँ मैं लिख देती हूँ ट्रेट, यानी जो उन्होंने ट्रेट ली थी, जो कैरेक्टर उन्होंने लिया था, और यहाँ लिख देते हैं कि उस ट्रेट का क्या डोमिनेंट था और क्या रिसेसिव था। करेक्ट। सब पहला जैसे उन्होंने लिया था प्लांट हाइट। प्लांट हाइट जो था उसमें डोमिनेंट हो गया टॉल और रिसेसिव हो गया शॉर्ट। ऐसे ही अगर पॉड कलर में डोमिनेंट था ग्रीन, पॉड मतलब जो उसकी फली होती है, और रिसेसिव था येलो। पॉड शेप में जो डोमिनेंट था वो था इन्फ्लेटेड, और जो रिसेसिव था वो था कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब जो आपने मटर ऐसा देखा होगा, और कंस्ट्रिक्टेड मतलब जिसमें ऐसे बीच में ऐसे ये होता है। करेक्ट। ये इन्फ्लेटेड है, ये कंस्ट्रिक्टेड है। सीड कलर येलो डोमिनेंट और ग्रीन रिसेसिव। सीड शेप में जो राउंड था शेप वो डोमिनेंट, और जो रिंकल्ड था वो ऐसा जो सीड है वो रिसेसिव। इसके बाद आते हैं 1 2 3 4 5 6, छठा आते हैं फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन अगर एक्सियल है तो वो डोमिनेंट, और अगर टर्मिनल है तो ये क्या हो जाएगी आपकी कंस्ट्रिक्टेड। एक्सियल फ्लावर मतलब क्या है? एक्सियल का मतलब है अगर सपोज ये पेड़ है, अगर ये पेड़ है तो अगर इसमें फ्लावर यहाँ पर लगा हुआ है तो ये आपकी हो जाएगी एक्सियल पोजीशन, और अगर टिप में यानी पेड़ के टिप में अगर फ्लावर लगा हुआ है तो ये हो जाएगी टर्मिनल। टर्मिनल क्या है? रिसेसिव। 6 हो गए। अब है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर कलर लास्ट। फ्लावर कलर में पर्पल कलर के फ्लावर्स डोमिनेंट है और वाइट कलर के रिसेसिव है। तो ये 7 ट्रेट्स थे जो मेंडल ने लिए, और ऑफ कोर्स ये सब क्या हैं?
ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, मतलब करेक्टर एक है लेकिन उसकी 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, करेक्ट। तो अब हम बात करते हैं मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडलिज्म की। तो यहाँ पर वीडियो को मैं थोड़ा सा पॉज करती हूँ। अब बात करते हैं मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडलिज्म, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का। तो मेंडल ने 3 प्रिंसिपल्स दिए। मेंडल के 3 प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आइए हम 3 प्रिंसिपल के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो एक एक वर्ड के ऊपर, एक एक टर्म के ऊपर हमें ध्यान देना है। क्या है? व्हेन 2 ऑल्टरनेटिव जीन्स, जब 2 ऑल्टरनेटिव जीन्स यानी दोनों एलील्स आपके क्या हैं, अलग अलग, कम टुगेदर, साथ आते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, ओनली वन ऑफ देम कॉल्ड डोमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड, यानी उस अगर 2 ऑल्टरनेटिव एलील हैं किसी भी करेक्टर के, अगर वो किसी इंडिविजुअल में साथ होते हैं, इसका मतलब कि वो इंडिविजुअल कैसा है, हेट्रोजाइगस, पहला चीज़। तो उसमें से जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट, यानी सिर्फ डोमिनेंट जो जीन है, जो उन दोनों में से जो डोमिनेंट एलील है वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। वाइल द अदर जीन ऑफ द पेयर, यानी उन दोनों जोड़ों, जो एक आपका जोड़ा है, जो पेयर है, उसमें से जो अदर दूसरा जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया या लेटेंट हो गया, यानी वो छुप गया। छुप गया का क्या मतलब अभी बताती हूँ, वो उसे हम रिसेसिव कहते हैं। एक्सप्रेस नहीं कर पाया ये तो क्लियर हो गया, लेकिन लेटेंट मतलब क्या है? लेटेंट मतलब क्या है? देखिए, सपोज ये पेरेंट हैं, इनका क्रॉस क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है? जब 2 ऑल्टरनेटिव जीन, यानी ये 2 ऑल्टरनेटिव है, किसी इंडिविजुअल में आ गए हैं, ये इंडिविजुअल क्या है, F1 जनरेशन है हमारी, ओनली डोमिनेंट इज एक्सप्रेस। सपोज आर है, अगर मेंडल की बात करें तो आर उन्होंने, मैंने आपको ये है राउंड शेप के लिए सीड के, और स्मॉल आर है रिंकल्ड के लिए। तो यहाँ पर जो सीड होगा वो कैसा होगा, राउंड होगा, करेक्ट। यानी यहाँ पे सिर्फ डोमिनेंट ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, रिसेसिव अनएक्सप्रेस्ड रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पाया, या आप कह सकते हैं छुप गया। कोई चीज़ छुपी अगर है, वो जब बाहर कुछ टाइम के बाद वो क्या होती है, अपने आप को एक्सप्रेस भी करती है, बाहर भी निकलती है। तो अपने आप को ये एक्सप्रेस कब कर पाएगा? ये एक्सप्रेस करेगा जब आर को आप आर से क्रॉस करेंगे, करेक्ट। तो क्या क्या आएगा, आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर स्मॉल आर। ये 3 कैसे हो गए, राउंड, और ये क्या हो गया, रिंकल्ड। यानी जो स्मॉल आर वाला जीन था, जो यहाँ पे छुप गया था, उसने अपने आप को यहाँ एक्सप्रेस किया। जो हमारी F2 प्रोजेनीज थे उसमें से एक जो था स्मॉल आर, यानी रिंकल्ड सीड वाला प्लांट हमको मिला। पहला प्रिंसिपल क्लियर है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन जो है, इसे हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, यानी जो गैमेट है वो अपने आप में क्या है, प्योर है। गैमेट आपको पता है क्या होता है, हैप्लॉइड सेल होता है, यानी उसमें हर क्रोमोसोम क्या है, अपने आप को सिंगली रिप्रेजेंट करता है। ये जो सेकंड प्रिंसिपल है मेंडल का, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जबकि जो ऊपर और नीचे जो प्रिंसिपल हैं उनके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये फंडामेंटल और यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। ये क्या कह रहा है, सी व्हेन 2 एलील्स ऑफ अ पेयर, यानी यही एग्जाम्पल हम लेंगे, जब किसी भी पेयर के 2 एलील, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ करेक्टर या ट्रेट आर रिप्रेजेंटिंग अ करेक्टर, यानी ऐसे 2 एलील जो किसी एक करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करेक्टर हमने लिया, सपोज हाइट का करेक्टर हम लेते हैं, तो हाइट करेक्टर है, उसके 2 ऑल्टरनेटिव एलील्स क्या हो गए,
या इसमें ऑल्टरनेट की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल एलील की एलील बात कर सकते हैं। तो इसके 2 एलील अगर हम ले लें तो एक हो जाएगा टॉल, एक हो जाएगा डॉफ। दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, यानी जब गैमीट बनता है तो वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, यानी गैमीट में सिर्फ एक ही एलील जाएगा किसी भी करेक्टर का। एंड द पेयर्ड कंडीशन इज रिस्टोर्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और जब ये दोनों गैमीट्स यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो हैं, जब इनका फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, तो ये पेयर्ड कंडीशन रिस्टोर हो जाएगी। इसको भी इससे बहुत सिंपली हम समझ सकते हैं कि सपोज हमारा एक ये पेरेंट था, करेक्ट, ये हमारा पेरेंट था, सपोज ये मेल है, ये एक पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। तो इसके क्या गैमीट बने, 2 गैमीट बने, कैपिटल आर, इसके 2 गैमीट बने स्मॉल आर, करेक्ट। ये गैमीट्स क्या करेंगे, जब इनका फ्यूजन होगा, यानी मेल फीमेल से क्रॉस करेगा, करेक्ट। जब मेल फीमेल से क्रॉस करेगा तो ये इससे क्रॉस करेगा, बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये इससे क्रॉस करेगा, एक प्रोबेबिलिटी है। इसमें आपको सारे गैमीट्स क्या हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन कितने गैमीट बने हैं, 4 गैमीट बने हैं। ये एक इंडिविजुअल, ये दूसरा इंडिविजुअल, ये तीसरा इंडिविजुअल, ये चौथा इंडिविजुअल। गैमीट्स क्या थे, ये। तो जब 2 एलील किसी भी पेयर के, यहाँ पर सपोज होमोजाइगस की बात कर रहे हैं, तो जब वो गैमीट में जाएंगे तो सिंगल ही जाएंगे, और जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट्स का तो उनकी पेयर कंडीशन रिस्टोर हो गई। यहाँ पर भी आप देखो, अगर ये तो मैंने होमोजाइगस की बात करी, अगर हेटेरोजाइगस की बात करें, सपोज ये इंडिविजुअल है, करेक्ट, ये भी इंडिविजुअल है, तो इनके क्या गैमीट बने, कैपिटल आर और स्मॉल आर के 2 अलग अलग गैमीट बनेंगे, एक बनेगा ये, एक बनेगा ये, करेक्ट। उसके बाद अगर ये इसी से यहाँ पर क्रॉस किया, इसी को मैं दोबारा से बता रही हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। तो एक गैमीट ये बना मेरा, सॉरी एक इंडिविजुअल ये बना मेरा, गैमीट ये थे, गैमीट में क्या है, एक एक है, और जब फ्यूजन हुआ तो एक ये इंडिविजुअल बना, ये इंडिविजुअल बना, ये इंडिविजुअल बना और ये इंडिविजुअल बना। इंडिविजुअल में यानी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये पेयर्ड कंडीशन इन एलील्स की फिर से रिस्टोर हो गई। यही है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, ये यूनिवर्सल है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस से समझाया था। इसके लिए एक्चुअली ये प्रिंसिपल को आप डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड या कोई भी आगे पॉलीहाइब्रिड क्रॉस आप समझा सकते हैं, लेकिन सबसे हम सिंपल चीज़ लेंगे। मेंडल ने भी अपना जो ये प्रिंसिपल है डाई हाइब्रिड क्रॉस से समझाया था, क्योंकि आप ट्राई हाइब्रिड और या आगे जाएंगे फर्दर तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ये क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है इफ़ वी कंसिडर द इनहेरिटेंस ऑफ 2 और मोर एलील पेयर्स एट अ टाइम। ये कह रहा है कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एलील पेयर की, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एलील पेयर की, यानी इसमें हमें डाईहाइब्रिड या उससे आगे का हमें स्टडी करनी है। एक बार में जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एलील पेयर, 2 या 2 से ज़्यादा एलील पेयर को आप सिंपल लैंग्वेज में क्या समझ सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा करेक्टर की जब हम स्टडी करते हैं, उनकी इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, तो देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन गैमीट्स, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा गैमीट्स में और गैमीट से आने वाली सब्सिक्वेंट जनरेशन में, वो इंडिपेंडेंट होता है। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सिंपल अगर उसमें समझें तो अगर हम 2 करेक्टर ले लें, मेंडल की बात करें तो ऑफ कोर्स हम पी प्लांट पे फोकस करते हैं। पी के हम 2 करेक्टर ले लें। सपोज हमने एक करेक्टर ले लिया पेड़ की हाइट और सीड का कलर, या आप दूसरा करेक्टर ले सकते, 2 और अलग करेक्टर ले सकते हो, सीड की हाइट या सीड का शेप, करेक्ट। कोई भी जो 2 करेक्टर हैं वो आपस में जुड़े नहीं हैं, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो इंडिपेंडेंटली गैमीट्स में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाइट और शेप एक दूसरे से जुड़े हैं।
या अगर आप नॉर्मल, अगर मैं एक बहुत वेग एग्जांपल दूं, अगर मैं किसी ह्यूमन की बात करूं तो अगर कोई उसका हाइट और उसका कलर सेम है तो यानी उस क्या होता कि उसके जो आगे वाली जनरेशन है उसमें वो दोनों करेक्टर साथ जाते हैं। अगर वो लंबा और गोरा है तो उसके आगे वाली जनरेशन ऐसी ही होती है, लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं देखते हैं। वो अलग अलग गैमेट बनाता है, गैमेट में तो हम वो चीज़ डिफरेंट नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली जनरेशन जब हम उनको देखते हैं, उनके फिनोटाइपिक करेक्टर, तो हम आराम से उसको हमें पता चल जाता है। करेक्ट। इसको हम तो मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके लिए मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी बना के रख रखा है। इसको हम डायहाइब्रिड क्रॉस से समझते हैं। देखिए, एक पेरेंट हमारा ये है, एक पेरेंट हमारा ये है। ये है राउंड और येलो सीड के लिए, ठीक है। राउंड और येलो सीड, हमने इसमें सीड के दो अलग अलग टाइप के करेक्टर लिए हैं। एक हमने लिया है सीड कलर और हमने एक लिया है सीड शेप। तो ये राउंड और येलो कलर का सीड है, ये रिंकल्ड और ग्रीन कलर का सीड है। तो क्या हुआ, इसके ये गैमेट्स बनेंगे, इसके 4 गैमेट बनेंगे जो बिल्कुल इसी जैसे होंगे, इसीलिए हमने एक लिया है। और इसके भी 4 गैमेट बनेंगे जो बिल्कुल इसी जैसे होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर एक ही ले लिया। तो ये हमारा बना F1 जनरेशन। अगर सपोज अगर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट यहीं पे स्टॉप कर दिया होता तो क्या होता, अगर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट यहीं पे स्टॉप कर दिया होता तो उनको F1 जनरेशन में डोमिनेंट है, R डोमिनेंट है, कैपिटल Y डोमिनेंट है, कैपिटल R डोमिनेंट है, तो ये उन्हें F1 जनरेशन में कैसे सीड मिलते सारे राउंड और येलो। तो उन्हें ऐसा लगता कि राउंड कलर और जो येलो राउंड शेप और जो येलो कलर है वो क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, यानी वो साथ साथ जा रहे हैं दोनों करेक्टर। समझ रहे हैं आप। लेकिन मेंडल वॉज वेरी स्मार्ट, उन्होंने क्या किया, इस F1 जनरेशन का हाइब्रिडाइजेशन किया, उसको उसी से ब्रीडिंग कराई। अब आप देखोगे कि गैमेट्स में 4 टाइप के गैमेट इसके बने, 4 टाइप के गैमेट इसके बने। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता ही दिया था कि ये कैसे बनना है, ये सिंपल है। तो अब गैमेट्स तो वो देख नहीं सकते थे, लेकिन क्योंकि गैमेट्स में फिनोटाइप तो दिखेगा नहीं, ऑफ कोर्स इंडिविजुअल में आपको दिखेगा फिनोटाइप। तो क्या है कि फिनोटाइप उनको कैसे मिला, ये चीज़ मैंने आपको पहले समझाई है, आप इसको बनाइए, इसको समझिए, राइट। तो उनको 4 टाइप के फिनोटिपिक इंडिविजुअल मिले, यानी 4 टाइप के उनको ऐसे प्लांट मिले जो कि अलग अलग थे। कैसे, एक में उनको कैसे बीज मिले, एक प्लांट में राउंड येलो, ऐसे उनको मैं रेशियो बता रही हूँ 9, करेक्ट। और जिसमें राउंड ग्रीन थे वो थे 3, जो रिंकल्ड येलो थे वो थे 3, जो रिंकल्ड ग्रीन थे वो था 1, करेक्ट। इसका मतलब है कि ये अगर ऐसा नहीं होता, अगर प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता, करेक्टर साथ साथ जाते, तो या तो उनको राउंड येलो ही मिलते, या उनको राउंड ग्रीन ही मिलते, या उनको रिंकल्ड येलो ही मिलते, एंड सो ऑन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको 4 अलग अलग टाइप के सीड्स मिले। इससे क्या पता चला कि ये करेक्टर्स आपस में जुड़े नहीं हैं और वो अलग अलग जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे फिनोमेना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो मेंडल के प्रिंसिपल से हम के थ्रू हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म, करेक्ट। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।